आज हम लोग सेल के संबंध में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि सेल क्या होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल किसी भी लिविंग बॉडी के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है किसी खास प्लांट या किसी खास एनिमल का, और उसके द्वारा जो किए गए फंक्शंस हैं वो टोटल सेल के कारण ही होते हैं। किसी आदमी की लंबाई, चौड़ाई, उसका जो भी कैरेक्टर है, फीचर है, विशेषता है, या किसी प्लांट की लंबाई, चौड़ाई और उसका फीचर, वो टोटली सेल ही डिसाइड करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बीइंग, लिविंग बॉडी, आइदर प्लांट और एनिमल। किसी का बनावट और उसके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस के लिए सेल ही उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि बिना सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझे प्लांट या एनिमल के द्वारा किए गए किसी भी कार्य, लिविंग वाइटल फंक्शंस को समझना असंभव है। तो सेल्स के विषय में हम लोग जानेंगे कि सेल वर्ड आया कहां से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। 1665 में, बहुत अर्ली या कहिए सबसे पहले, इन्होंने कॉर्क जो बोतल में लगाया जाता है बोतल को बंद करने के लिए, पहले वही यूज किया जाता था उस जमाने में, बहुत दिनों से यूज किया जा रहा है वो। उसका एक पतला स्लाइस काटा उन्होंने, सेक्शन लिया, और उस सेक्शन को उन्होंने छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसमें जब उन्होंने उसे देखा तो ढेर सारे मधुमक्खी के छत्ते की तरह पोर्स दिखलाई पड़े, चैम्बर्स दिखलाई पड़े, मधुमक्खी हनीकॉम्ब के छत्ते की तरह। उन्होंने उस चैम्बर को, उस छोटे छोटे ढेर सारे चैम्बर्स को सेल का, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद लीवेनहॉफ ने 1653 में ग्राइंडिंग प्रोसेस ऑफ लेंसेज के द्वारा थोड़ा इंप्रूव्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और उससे उन्होंने ढेर सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारे सेल्स, स्पोर्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्क्यूल्स की स्टडी इन्होंने की थी, लीवेनहॉफ ने। उसके बाद 1932 में रूस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और उस माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद सेल्स, एनिमल और प्लांट की कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन हुआ, और जो रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉफ के टाइम में सेल के ऑर्गेनेली जो थे, जो एक सिंपल बॉडी की तरह दिखाई पड़ते थे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा गया उनको, तो उसे 2 लाख गुना, 2 लाख टाइम्स बड़ा करके
वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो पाया गया कि उसमें ढेर सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जितने भी हैं ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर बर्न, उनका स्टडी किया और विशेष जानकारी प्राप्त की। अब बात ये है कि सेल आप देख रहे हैं, यही सेल प्लांट का सेल है। प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में कुछ स्लाइट डिफरेंस होते हैं, बाकी कोशिका तो वही है। सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वेरी करता है। जैसे प्लांट सेल का साइज 100 मिलीमीटर तक हो सकता है, जबकि एनिमल सेल का साइज मैक्सिमम 30 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये साइज का डिफरेंस। और आगे बात शेप, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर, कॉमनली रेक्टेंगुलर होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता और ये स्फेरिकल होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि पौधे की जो कोशिका होती है वो एक रिजिड थिक वॉल से घिरी रहती है। इसी वॉल को कहते हैं सेल वॉल और ये सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन एनिमल सेल में ये थिक सेलुलोज का बना हुआ वॉल नहीं होता, बल्कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बना हुआ सेल मेम्ब्रेन होता है। ये टफ होता है, एनिमल सेल में सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस कि प्लांट सेल में पायरिनोइड्स राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल रहता है और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के बाद ये प्लांट अपने लिए फूड रिजर्व करके रख लेते हैं सेलुलोज के रूप में, सेलुलोज के रूप में। जबकि एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, पायरिनोइड्स होने की बात ही नहीं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में नेक्स्ट डिफरेंस जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो गोल्गी बॉडीज है ये प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में इनकी संख्या कम होती है, प्लांट सेल में इनकी संख्या अधिक होती है। ये जो सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं उनको ये बाइंडिंग पैक करके रखते हैं, इनका काम है गोल्गी बॉडीज का। एनिमल सेल में इनकी संख्या कम होती है और ये थोड़ा लंबे पतले थ्रेड के रूप में रहते हैं। इस शेप में ये प्लांट में मिलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा तो नहीं होता उसमें एनिमल सेल में, लेकिन ओपनिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू एक सेल दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अगल बगल के सेल से होता रहता है। ये प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में ओपनिंग होती है, पोर्स होती है, और उन्हीं पोर्स के थ्रू ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये वाटर और साल्ट के मिक्सचर होते हैं, इनका एक कनेक्शन फाइब्रिल पतले धागे के रूप में निकल कर स्पोर से और दूसरे सेल के प्लाज्मोडेस्माटा, इनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो निकल रहे हैं यही है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन का काम करते हैं, इन्हीं के थ्रू
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर होते रहता है। नेक्स्ट चीज है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्लांट एनिमल दोनों ही में होते हैं। ये कॉमन माइटोकॉन्ड्रिया इनका फंक्शन। और ये प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या थोड़ी कम होती है और एनिमल्स में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते एनिमल सेल में, और होते भी हैं तो कम डेवलप्ड होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं। और उनकी बाहरी सतह पर ये जो रेड रेड डॉट आप देख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल में भी होते हैं राइबोसोम्स। ये होते हैं। सेल के भीतर बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमैटिन नेटवर्क जो बाद में क्रोमोसोम में बदल जाता है, क्रोमैटिन नेट्स होते हैं। दोनों ही में, प्लांट में भी एनिमल में भी। न्यूक्लियोपोर ये छिद्र होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में जगह जगह पर पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीनस बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये भी उसमें होता है एनिमल सेल में। डिफरेंस है कि लाइसोसोम्स प्लांट सेल में कम मात्रा में होते, कम संख्या में होते, और एनिमल सेल्स में कुछ अधिक संख्या में होते। सेंट्रोसोम्स, इनमें सेंट्रोसोम कहीं नहीं मिलेगा प्लांट सेल में। एनिमल होते भी हैं तो उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रोसोम्स होते हैं लेकिन बिना सेंट्रियोल्स के, होते भी न के बराबर। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स के साथ होते हैं जो सेल डिवीजन में काम करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो सेल वाल है, इस सेल वाल के अंदर जितने भी चीज भरे हुए हैं, ये वाटर और साल्ट का मिक्सचर जो फ्लड लाइक होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स। ये वैक्यूल जो है सर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को यहाँ ये करता है, स्टोर करता है और बाद में डिस्चार्ज कर देता है बाहर। ये इसका फंक्शन। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी रहते हैं और न्यूक्लियस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये अटैच होते हैं, उनको पकड़े रहते हैं। ये सेल वाल अंदर की ओर सॉफ्ट प्रोटोप्लाज्मिक लेयर से बना रहता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला बीच वाली दीवार है। प्राइमरी सेकेंडरी दीवारें होती है और बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन से ही है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ये मेम्ब्रेन्स कोई भी चीज प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से दूसरे में जब इन करता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज प्रोटीन के होते हैं उनको वो रोक देते हैं, उनका एंट्री चेक कर देते हैं। इस प्रकार एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोग यही डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसके डिवीजन की बात करेंगे कि एक सेल ये प्रोकैरियोटिक हो सकता है सेल और यूकैरियोटिक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलीज और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। द सेल्स में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा,
और ये सब मेम्ब्रेन से घिरे हुए जितने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या ये एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल टाइप के वस्तु नहीं रहे। दूसरा ये है कि प्लांट सेल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है, लेकिन एनिमल सेल वो एमिनो एसिड का, प्रोटीन का, ग्लूकोज, ये स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं करते। इनमें प्लांट सेल में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, जबकि एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं ये नहीं होते, सिंपल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस होता नहीं प्रोकैरियोटिक में। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या होता है, तो न्यूक्लियस की जगह पर, और न्यूक्लियोलस ये तो होते नहीं है, यहाँ पर एक क्रोमेटिन नेटवर्क होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स पड़े रहते हैं ऐसा, और बाद में वो हेरिडिटी में काम देते हैं, जेनरेशन चेंज में काम देते हैं, रिप्रोडक्शन में काम देते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में ऐसा न्यूक्लियस होता है, वैसा न्यूक्लियस नहीं होता जैसा यूकैरियोटिक में। अभी तक हम लोगों ने जितना ये सब देखा स्ट्रक्चर, ये यूकैरियोटिक का था। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि बैक्टीरिया कुछ नहीं होता, सिंपल छोटे छोटे कुछ वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन फूड के रूप में स्टोर्ड रहता है, यही उसका स्ट्रक्चर है। सिंपल सा स्ट्रक्चर, सेल वॉल होते नहीं है, एक मेम्ब्रेन रहता है, और उस मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एक मेम्ब्रेन होता है, और इस पर सीलिया लगे रहते हैं, एक डिलिकेट मेम्ब्रेन होता है, और जिस पर स्लाइम लेयर बाहर से एक कोटिंग रहती है जो कैप्सूल का निर्माण करेगा। इसके अंदर ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, बहुत ज्यादा इसमें तो कुछ होता नहीं। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रिमिटिव लिविंग बॉडी जिनको कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस को। और जो हम लोग ने अभी प्लांट में उतने सारे डिटेल्स देखे ऑर्गेनेलिज, वो यूकैरियोटिक है, वहाँ टोटल ऑर्गेनेलिज जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो सब वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है। थैंक यू।